wonderful country. I don't know how to. I always say that India is a very rich country with the poor people around. I mean, my statement is contradictory to each other. We are very rich in the sense that we are very rich in biodiversity. We are very rich in resources. We are very rich in many things, culture, language. But we are very poor. We are very poor. India, I try to understand why do I say this. India has 2.5% of the global share, which supports 18% of the world population. Let us understand this. And we have only 4% of the fresh water of the globe. इस बात को भी समझे कि जब 4% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, जिसमें कि रफली 93% हम इरिगेशन में लगा देते हैं, तो the time is going to come very fast when we will have no water. We are a water scarce country, and the time is going to come when we'll have no water. I mean, there are many reports. The latest report which we have, when the government is saying, Niti Aayog report saying that a certain amount of population, this is not my subject today. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हिमालयाज, मैं आपको बताऊं कि बड़ा ईश्वर का वरदान है कि हमारे साथ हिमालय है. फिर हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हिमालय को हम लूज कर रहे हैं? हिमालय इज वेरी फ्रेजाइल, वेरी यंग माउंटेन, वेरी यंग. और हिमालय इतना फ्रेजाइल है कि हम कौन में जो लिया, कौन में सर? अति में मीट में कि हम अगर हिमालयज में कुछ होगा तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर उसका असर होगा. तो ये बंद कर ले लिया तो नहीं मिलेगा. एक सेकंड. एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया. उस रिपोर्ट का नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया. द रिपोर्ट सेज दैट द temperature is going up, and by the turn of this century the temperature in Himalaya will go up by 5.4 degree Celsius. अब आप आश्चर्य कर रहे हो कि मैं जोशीमठ में बात करने वाला हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Himalayan range comprises of 11 states. It passes through 11 states and 2 union territories. और इससे सुनकर आश्चर्य होगा कि 19 नदियां निकलती, and the major river being गंगा, हमारी मां. आप किसी भी पहाड़ को उठाकर देख लीजिए. उमेश चंद जोशी जी का तवज्जो चाहूंगा. किसी भी पहाड़ को उठाकर देख लीजिए उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे इंडियन हिमालयन रेंज को आप उठाकर देख लीजिए. हिमालयस की जो हालत है वो बद से बदतर है. The urban growth rate in the Himalayan city is around 40% in last decade. आनंद गिरी जी, आप सोचिए, जहां पे 40% ग्रोथ रेट हो अर्बन एरियाज का, उस सिटी क्या होगा? आपके पास जगह नहीं है, जियोग्राफी आपकी सीमित है. दूसरी बात यह है कि हिमालयन सिटीज में पूरा का पूरा सीवेज सिस्टम है ही नहीं. नतीजा ये हो रहा है कि जो भी पानी निकलता है वो रिस कर आपके हिमालयन सॉइल सिस्टम को कमजोर करता है.
जो हिमालयन सिटीज में जोशी साहब, जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट जो है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, उसमें अभी भी ह्यूमन रिसोर्स मतलब उनके स्टाफ में जो कमी है लोकल गवर्नमेंट में, वो 75% है। इसका मतलब आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 25% लोगों से चला रहे हैं, और वो 25% में भी जो नेपोटिज्म, करप्शन इस हाई लेवल का है कि आप सोच नहीं सकते। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि नैनीताल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि ग्रीन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिक्लाइन कर गया। नैनीताल में कोई वहां पे नल का सिस्टम नहीं है जहां से पानी आपको मिलता है। घरों में जो टैप सिस्टम लगा होता है, वो टैप सिस्टम वहां पे पानी का जो स्रोत निकलता है, उस स्रोत से पानी को हम टैप करते हैं और उनको हम घरों में पहुंचाते हैं, या नैनीताल का जो लेक है, उस लेक से हम पानी को पहुंचाते हैं। आप सोचिए कि 53 पानी के सोते थे नैनीताल में और आज वहां पे 3 है। Where are we going to stand? I do not know. ये एक सिटी की बात नहीं है। जैसे कि श्रीनगर, आज मैं झा साहब को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए नहीं कि वो आज मंत्रोच्चारण करते और बात करते, क्योंकि जो रियल पोजीशन है वो उसकी जानकारी हम सबों को होनी चाहिए। श्रीनगर एक ऐसा, जम्मू एंड कश्मीर में मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूं, इसमें लैंड यूज जो चेंज हुआ है वो 75.58% लैंड यूज चेंजेस हुए, एंड उसका जो वाटर बॉडीज है वो डिक्लाइन किया है 25%, एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज जो लैंड यूज चेंजेस हैं जोशी साहब, वो लैंड यूज चेंजेस सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम सभी विनय शुक्ला जी से मैं मुखातिब हूं, अगर आप आ सकते हैं तो वीडियो पे आ जाइए। किसी भी जगह के लिए, किसी भी सिटी के लिए आवश्यक ये होता है कि उस शहर का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। आज सभी लोग, आज मेरे एक मित्र हैदराबाद से आ रहे थे, बनारस में दर्शन किया, बनारस के बाद अयोध्या आ रहे थे। किसी ने कभी जोशी जी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अयोध्या की हालत क्या है। अयोध्या की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने टूरिस्ट को हैंडल कर पाओ। इसलिए नहीं कि वहां पे जगह की कमी है, इसलिए क्योंकि वहां पे सीवर सिस्टम नहीं है, वहां पे वाटर नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे एमिशंस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जो सरयू नदी पहले पोल्यूटेड उस क्षेत्र की नहीं थी, अब वहां पे लोगों ने सीवर डालना शुरू कर दिया। उत्तराखंड का जो टूरिज्म है जोशी साहब, वो एक साल में 2.5 से 3 करोड़ लोगों को सपोर्ट करता है। आनंद गिरी जी सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ सपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट कभी सरकार जारी नहीं करती कि हमारा कैरिंग कैपेसिटी कितना है। लेकिन 2019 में जब मोदी जी बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाते हैं इलेक्शन के बाद, और गुफा में प्रवास करते हैं, पूजा करते हैं, टीवी पे दिखाया जाता है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, आई एम अ डिवोट एंड प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो उस 15 दिनों में 41 लाख लोग गए हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब आप सोचिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि उतना वो सीवर्स लेगा, कहां जाएंगे लोग? अब क्या हो रहा है, अब आप गंगा को
उनके स्रोत से गंदा कर रहे हैं। पहले तो गंगा जब प्लेन में आती थी तब गंदा कर रहे थे, अब आप उनको स्रोत से गंदा कर रहे हैं। हम लोग कभी इन चीजों पे नहीं सोचते। और पहाड़ के इन शहरों में जोशी साहब 90% जो वेस्ट वाटर है वो वाटर बॉडीज में जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? वो 0.5% ऑफ द टोटल बजटरी एलोकेशन वो सपोर्ट करती है इन लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट्स को। मेरे समझ में कभी कभी नहीं आता विनय शुक्ला जी कि पैसा जाता कहां पे है, क्यों नहीं जाता है पैसा? कि क्यों नहीं हम डिसेंट्रलाइज करते हैं शहरों को? मैं अभी हिमालय की बात कर रहा हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश का। रमन साहब थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत इंप्रेसिव है। आपने इंग्लिश एनवायरनमेंट से किया है। एक हिमाचल प्रदेश से मैं बताता हूं, हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है जोशी साहब। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब उसमें सुनिए, उसमें 38,249 38,249 स्क्वायर किलोमीटर इज वेरी हाई रिस्क जोन। ये हम नहीं कहते, वहां की सरकार ने उसको डिक्लेयर कर रखा है, वेरी हाई रिस्क जोन। When you convert this into percentage, that means 69 point some percentage of the Himachal Pradesh geography area is high risk zone. And 4,461 square kilometer, which comes to 7.2%, is very high risk zone. अभी आपने सुना होगा, अगर आप सभी जागरूक नागरिक हैं, कि हिमाचल प्रदेश में क्या तूफान आया था, कितने लोग मरे थे, जो लैंडस्लाइड्स हुए थे। तो आर वी नॉट प्लेइंग विद द नेचर? आरंट वी? किसकी जिम्मेदारी होगी आफ्टर ऑल? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? भगवान न करे सबों का घर भरा पूरा रहे। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी की मां चली जाती है। आप समझ सकते हैं उसकी इकोनॉमी क्या होगी? आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है। और 1% जो इंडियन है, उनका जो कब्जा है वो 73% इंडियन रिसोर्सेस पे है। अगर आप इस 1% को हटा दीजिए जोशी साहब, अगर आप इस 1% को हटा दीजिए, तो हमारा पर कैपिटा इनकम 7,000 से नीचे आ जाए। आप सोचिए, जब इतने गरीब लोग हैं और हमारे घर का एक सदस्य चला जाता है, हम क्या करेंगे सर? कहां जाएंगे? बहुत ही सीरियस इश्यूज है सर ये सब। ये सीरियस इशू है जिसपे कि हम लोग कभी नहीं सोचते। मैं अमिताभ जी से बार बार कहता हूं कि हम ये जो लेक्चर करते हैं ना हर सैटरडे संडे को, एक एक्शन ग्रुप हो, कम से कम हम कुछ और नहीं कर सकते तो इन चीजों को प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ला तो सकते हैं, और कुछ ना करें। अब देखिए, पूरे हिमालयाज में 1,15,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रस्ताव है। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूं। अब अगर बहुत दूर नहीं जाइए आप लोग, तो 3-4 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। रमन साहब, आप इंग्लिश के प्राध्यापक हैं। 3 अक्टूबर
2023 को सिक्किम में एक बाढ़ आता है। सिक्किम 17,060 फीट की ऊंचाई पे है। वहां पे एक लोहनाक लेक है। वहां पे आनंद गिरी जी ग्लेशियर्स पिघल के बड़े बड़े लेक्स बना दिए जिनको कि ग्लोफ कहते हैं। ग्लोफ का पूरा नाम है ग्लेशियल GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसमें क्या होता है कि अचानक वहां पे किन्हीं कारणों से जो लेक है उनको लोकल लैंग्वेज में इमजाज कहते हैं, वो जैसे टूटता है पूरे हिमालयाज को अगर आप देखेंगे रमन साहब, जो भी ज्योग्राफी का यहां पे स्टूडेंट होगा तो बहुत ही सिस्मिक जोन पे है। अभी आपने 4 दिन पहले पढ़ा होगा तिब्बत में बहुत बड़ा भूकंप आया और कितने लोग मरे। अमिताभ जी ने मुझे पिछली बार कहने को कहा था कि एक लेक्चर दीजिए। मैंने एक पेपर लिखा है जो पब्लिश भी हुआ कि चाइना इज वेपनाइजिंग रिवर्स। चाइना रिवर्स को अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है और 40 डैम्स तिब्बत पे बना रहा है वो। और जिस दिन ये डैम्स बन गए और टूट गया, आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार भी उसमें सम्मिलित है, नक्शे से समाप्त हो जाएगा। अभी 1 सप्ताह पहले जो मैं कह रहा था, तब चाइना ने पुनः उसको कहा, रिटरेट किया कि हम बना रहे हैं, और भारत सरकार अनुरोध कर रही है कि आप मत बनाइए। यहां पे बैक चैनल डिप्लोमेसी काम आता है, अनुरोध काम नहीं आएगा। ये डिप्लोमेसी काम आएगा, यहां लड़ाई काम नहीं आएगा। चाइना से हम नहीं लड़ सकते, अमेरिका से हम नहीं लड़ सकते, आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। तो ये जो डैम है, तो सिक्किम में 14 ब्रिजेज नक्शे से गायब हो गए, 1320 घर गायब हो गए सर जी, और करीब 200 से ज्यादा लोग मरे। अब आप आइए केदारनाथ में। आपको याद होगा कि केदारनाथ में 16-17 जून 2013 को एक बाढ़ आया था। इतना जबरदस्त वो बाढ़ था जिससे कि केदारनाथ मंदिर भी खतरे में आ गया था, और केदारनाथ मंदिर के अंदर डेड बॉडीज घुसे हुए थे। मतलब वो सैकड़ों के हिसाब से डेड बॉडीज थे। पूरे डेड बॉडीज निकाले गए और भगवान को पुनः शुद्धि की गई। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर तो हर एक जगह है, कण-कण में विद्यमान है ईश्वर, कण-कण में विद्यमान है ईश्वर। तो फिर आप क्यों नहीं उन चीजों पे काम करते हैं जिससे ये हो रहा है? चोराबारी लेक में ये फिर ग्लेशियर्स टूटता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर होता है, और पूरे के पूरे नदी को, और जानते हैं उसमें क्या होता है? 275 80% कम्युनिकेशन सर साफ हो जाता है। उत्तराखंड से 80% सड़कें गायब हो जाती है, 175 ब्रिजेस साफ हो जाते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसी तरह और भी है, ऋषि गंगा का है। अब मैं जब एक रिसर्च कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में जोशी जी है ना, जोशी जी चले तो नहीं गए? जोशी जी हैं, लेकिन वो रास्ते में हैं, घर की तरफ जा रहे हैं पढ़ा करके। ठीक है, तो कभी लाइन आती है, स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हिमाचल प्रदेश में मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आनंद गिरी जी आप समझिएगा कि टोटल वहां सड़कों की संख्या, एक नेशनल हाईवे 1628 किलोमीटर है।
जिसमें कि 993 किलोमीटर वेरी सेंसिटिव, वेरी हाई रिस्क जोन में है। वहां पे 514 किलोमीटर रिस्क जोन में है और 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उस एनएच का वो हाईली सेंसिटिव है, हाईली रिस्क जोन में। मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो आंख, कान और अपने शरीर और अपने जान को हथेली पर रख के जाते हैं। किस पंडित जी ने कह दिया था कि आप सड़क बनाइए, सड़क का नाम ही डेवलपमेंट होगा? ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जिन पे कि हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो सबसे टॉप पे है। अभी मैं जोशीमठ पे आऊंगा ना। अब हाइड्रो जो टोटल मैं बता रहा था 1,15,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स है पूरे हिमालय जो फैले हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश में जो टोटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी संख्या 118 है और उस 118 में 67 ऐसे हैं रमन साहब जो कि अंडर हाई रिस्क जोन है। जब ऋषि गंगा 3 नदियों पे है, धौली गंगा, अलकनंदा, ऋषि गंगा। जब ऋषि गंगा में बाढ़ आया था, ये 2021 की बात है, तो वहां पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, जो एनटीपीसी बना रहा था, वो पूरा का पूरा बह गया। यहां पे करप्शन का ऐसा मामला है कि सारे स्टेट में मेगावाट पे पैसे ले जाते हैं। 1 मेगावाट जनरेशन के लिए लाइसेंस अगर दिया जाएगा तो 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं 1 मेगावाट। और पहाड़ों की स्थिति ऐसी है जहां पे, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि कितने कमिटीज ने कहा कि यहां पे जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट अब कहने लगा है कि आप बना लीजिए, क्योंकि जज साहब बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो ये जो 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें 10 है मीडियम और हाई रिस्क जोन में। 3 सबसे बिगेस्ट हाइड्रो पावर है और वो है हिमाचल प्रदेश में 3, मैं नाम बता रहा हूं। करचम वांगटू 1190 मेगावाट है। दूसरा है नैफ्था झाकरी, ये 1500 मेगावाट है। और तीसरा है भाखड़ा 1325 मेगावाट है। और सर 72% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट एरियाज आर हाईली सेंसिटिव, highly sensitive from seismic activities. अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ओंकारनाथ जी, उस जगह का नाम है दिबांग। दिबांग एक ट्राइबल कम्युनिटी, उसका स्लोप होगा कम से कम उस पहाड़ का 45 डिग्री के आसपास इंक्लाइन। वहां पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाइड्रो प्रोजेक्ट। मैं भी हिमालय की बात कर रहा हूं। और उसमें करीब 3097 मेगावाट जनरेट करने की बात है। और वो उस जगह जनरेट कर रहे हैं जहां पे 2 नदियां हैं, ड्राई एंड टैंगॉन, और उन 2 नदियों को 300 ग्लेशियर्स फीड करता है और जिस पे रिपोर्ट है कि 2050 तक वो सारे ग्लेशियर सूख जाएंगे। और 37 साल में, मतलब सॉरी, वहां पे 5 साल में 37 अर्थक्वेक आ चुके हैं 4 के रिक्टर स्केल्स पे। क्यों खिलवाड़ करते हैं आप लाइफ से? मेरे समझ में भी बात नहीं आती, क्यों ऐसा करते हैं? अब जोशीमठ की जो इन लोगों ने हालत कर रखी है, जोशीमठ इज सिंकिंग। जोशीमठ एक उत्तरकाशी का एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो
1890 रफली 6000 स्क्वायर फीट के आसपास, 6000 फीट पे स्थित है। इसका टोटल एरिया 2458 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 6 तहसील आती है, 6 तहसील आती है। जोशीमठ का पॉपुलेशन 20,000 लोगों का है। आनंद गिरी जी, आज पता नहीं कैसे 11 तारीख को ही हमें बोलने का न्योता दिया गया। बोलना तो मुझे पिछली बार था, लेकिन कि नहीं, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, नेट खराब हो गया, तो मुझे आज बोलना पड़ा। 11 जनवरी 2023 को ही पिछले साल जोशीमठ सिंह कर रहा था। आज 1 साल पूरा हुआ, नहीं 2 साल पूरा हुआ, सॉरी 2 साल पूरा हुआ। अब आप सोचिए, 5 दिनों में 5.2 सेंटीमीटर नीचे खिसका है जोशीमठ। जोशीमठ में हम लोगों ने यात्रा, 4 धाम यात्रा वाली सड़क बनाई है। 4 धाम यात्रा पता नहीं क्या हो गया है इंडियंस को भी, अभी 2014 के बाद हम इतने धार्मिक हो गए हैं, पता नहीं क्या इतने धार्मिक हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, भूल गए हम पीपल ही काट रहे हैं। 50,000 पेड़ काट दिए 4 धाम यात्रा में। नतीजा यह हुआ है, 4 धाम यात्रा जोशीमठ से होके जा रहा है, वो सड़क, हाईवे। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि जोशीमठ आखिर है क्या, और उसका, क्योंकि बिकॉज हम लोग लखनऊ में नहीं है, और वो मठ क्यों है, और वो कैसी कैसी उस पे आ रहा हूं सर, उस पे आ रहा हूं। हाँ। ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पे है जोशीमठ। जोशीमठ एक तहसील के अंतर्गत आता है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि पटना का एक कोई छोटा सा एरिया, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, आप जो कि पटना में सम्मिलित होगा, कंकड़बाग मान लीजिए आप, जो कि पटना में है लेकिन कंकड़बाग है। तो ये जो जोशीमठ बना था, वो जोशीमठ एक मोरेन पे, इमजाज पे बना था। एक ग्लेशियल लेक पहले था जिसका कि पानी निकल गया। इसको लोगों ने समतल किया और इस पे पूरी की पूरी शहर को बना दिया। लेकिन वो पानी पूरा निकला नहीं था। नहीं, वो नहीं, अभी उस पे नहीं आ रहा हूं सर, उस पे ही आ रहा हूं कि पानी क्यों अभी ऐसा हुआ कि 11 तारीख 2023 को उससे पानी का फवारा निकलने लगा। मैं उस पे भी अभी आ रहा हूं। तो अगर आप जियोलॉजिकली देखिएगा तो ये डोलोमाइट और लाइमस्टोन का पत्थर है वहां पे। तो जब 4 धाम यात्रा बन रहा था तो उन लोगों ने ब्लास्टिंग किया। ब्लास्टिंग करने से क्या हुआ, जो सड़क बनाने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, ये जो पत्थरों के जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स बहुत कमजोर हो गए। और जब जॉइंट्स कमजोर हो गए तो वहां पे पानी, हल्की सी बारिश होती है तो वो पत्थर टूटने लगता है। यहां तक कि अगर कोई सड़क पे गाड़ी चलती है तब भी पत्थर टूटता है। ब्लास्टिंग की तो कहीं जरूरत नहीं थी। एक रवि चोपड़ा कमेटी है, उस रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा कि जोशीमठ में ये जो सड़क आप बना रहे हो, ये 5 मीटर ही चौड़ा रखो। सर जी, 5 मीटर ही आनंद गिरी जी उन लोगों ने कहा था चौड़ा रखो। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत हुआ। फिर अचानक भारत सरकार एक एफिडेविट देती है, कहती है कि नहीं, इसमें से तो चाइना का बॉर्डर है, हमको डर है कि कल को कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने 10.5 या 6 मीटर बना दिया सड़क चौड़ा। आजकल ये फैशन है, आप डिफेंस को ले आइए, सिक्योरिटी को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो जाएगा, आप भी चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगा। लेकिन इस पर
लेकिन इस पर अगर आप देखें तो अगर इस पर आप देखें तो हाँ, मैं देख रहा हूं सर, इसको आप थोड़ा सा अगर कर दे तो पूरे इस पे आएगा। तो अगर इसको आप देखें तो क्या मालूम होगा कि हमें उसकी इकोलॉजी को समझना था, और उस इकोलॉजी को समझने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत है। पहला कि जो जोशीमठ बना है, जोशीमठ में क्या हुआ कि 2021 में बहुत बारिश हुई वहां पे, और 2022 में भी बारिश हुई बहुत। तो जब बारिश हुई तो वो पानी सब सरफेस लेवल के, सरफेस से नीचे वाले सरफेस लेवल पे जमा हो गया। कोई भी जोशीमठ में सीवेज सिस्टम नहीं है, न कोई ऐसा निकासी है पानी का जो कि अंडरग्राउंड वाटर को आपको बाहर निकालता हो। नतीजा ये हुआ कि जोशीमठ कि वहां पे जहां पर वो जगह कमजोर मिला वो पानी बाहर निकला, और जब पानी बाहर निकला तो लोगों ने पहले तो कहा कि ये ईश्वर की कृपा है, बहुत सारे लोगों ने पूजा भी शुरू कर दी। एक इसमें और लगे बात हाथ बता दो, जब ऋषि धौलीगंगा, ये जो जोशीमठ है वो 2 नदियों पे है, धौलीगंगा और अलकनंदा। और जब ऋषिगंगा जब वहां पे काम हो रहा था तो विष्णुगढ़ और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे तो इन लोगों ने वाटर एक्विफर को पंक्चर कर दिया, जिसमें कि रमन साहब प्रत्येक दिन 90 मिलियन लीटर पानी निकलता रहा प्रत्येक दिन 2009 से, क्योंकि जो एक्यूफर था वो पंक्चर हो गया और आपके पास अब कोई रास्ता नहीं था उस एक्यूफर को ब्लॉक करने का, जो कि प्रत्येक दिन 3 से 4 मिलियन लोगों के लिए वो पानी पूरा था, पर्याप्त था। अब जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट ये बताता है कि आपको क्या चाहिए था कि एक वाटर के लिए चैनल बनाते जो कि उसके सब सरफेस एरिया से उस पानी को निकालता। अब देखिए, जैसे ही चार धाम यात्रा का रूट बना, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बहुत ज्यादा बढ़ गया और हम सभी पूजा पाठ में लग गए। वहां पे 2006 में जो बिल्डिंग्स की संख्या थी वो था 2456, और वो करीब 4,66,438 स्क्वायर मीटर में उतनी बिल्डिंग बनी हुई थी। यही जब 2023 में उन बिल्डिंगों की संख्या देखी गई रमन साहब, तो बिल्डिंगों की संख्या जो थी वो उन बिल्डिंगों की संख्या जो थी वो 5,113, जस्ट डबल हो गया, 2,500 से 5,113 हो गया। और जो एरिया था वो एरिया बढ़ गया 8,98,843 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कैरिंग कैपेसिटी से बाहर का है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। जहां पर भी विकास होगा, लोग, चूंकि मैंने आपको बताया कि यहां पे अभी भी बहुत गरीबी है, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग पहाड़ गए हैं, मैं तो पहाड़ पे मैंने नौकरी की है। तो वो अपने व्यापार के लिए वो कहीं ना कहीं सड़क के किनारे खोखा लगाएंगे, तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एक और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने एक सर्वे किया
उसने देखा क्या कि जोशीमठ में डिफॉर्मिटीज कितना आया है। डिफॉर्मिटीज दो तरह की डिफॉर्मिटीज है रमन साहब, एक की जमीन का जो डिफॉर्म हो रहा है, जमीन जो डिफॉर्म, क्योंकि जमीन स्विंग कर रहा है ना, तो जो समतल होगा वो तो गड्ढा हो जाएगा, कभी जो गड्ढा होगा वो भर जाएगा, बिल्डिंग में क्रैक्स आएगा, बिल्डिंग टूटेगा, इनको डिफॉर्मिटीज कहते हैं। और उन्होंने 2016-17, 2018-19, 2020-21 और 2021-23 और उन्होंने पाया क्या कि 2021-23 में सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटी हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, एक सिंह द्वार है वहां पे, अगर कोई भी जाएगा ये जोशीमठ, तो सबसे जो मैक्सिमम डिफॉर्मिटी हुआ है वो 60.45 से 94.46 मिलीमीटर एक ईयर में हुआ, एक साल में, सिंगदौर के पास। उमा बाबू, आपको सुनने के लिए यूएसए से अमृता अधिकारी भी आई सर वेलकम, थैंक यू। हुई हैं और नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी हैं आपको Thank you, सुनने sir. के लिए। Thank you. And in the north and central region, the deformity was in between 10.45 millimeter to 60.45 millimeter. In the southwest area of Josimat, the deformity was 13.3 millimeter to 84.64 millimeter. And southeast area, the town experienced a deformity of 13.13 to 5 millimeter per year. सबसे कम साउथ ईस्ट एरिया में हुआ। पता नहीं हम गलती से क्यों नहीं सीखते सर, अब एक लेसन क्यों नहीं लेते गलतियों से। स्विट्जरलैंड आज आप बहुत लोग जाना चाहते हैं, शादी होती है हनीमून के लिए, लड़की और लड़का कहता है कि हम जाएंगे। जानते हैं यूरोप में 1850, 1860, 1871 और 1874 में इतनी बाढ़ आती थी कि पूरा का पूरा यूरोप और स्विट्जरलैंड बर्बाद हो गया। 9 बाढ़ तो ऐसे थे जो कि अभी भी हिस्ट्री में याद किए जाते हैं। तब वहां पे एक कमीशन बिठाया सरकार ने, और उस सरकार ने कहा कि सर जी इसमें तो गड़बड़ी हो रही है, हम तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट लगा दो। और स्विट्जरलैंड में फिर फॉरेस्ट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, तब आज वो जाकर स्विट्जरलैंड बनता है। जोशीमठ में टोटा घाटी एक जगह है जहां से सड़क होकर जाती है, पता नहीं आप सभी जाएंगे, अगर जाएंगे तो आप देखेंगे। अब मेरा समय हो रहा है, सॉरी, क्योंकि मैं सवाल भी लूंगा। तो टोटा घाटी में जो डोलोमाइट है, ये लाइमस्टोन का ही पत्थर है, और वो जो पत्थर पानी सोख कर लेता है, क्योंकि पानी का निकासी नहीं है। जब पानी का निकासी नहीं है, पत्थर सोख कर लेता है, तो वो पत्थर बहुत कमजोर हो जाता है। तो हम आप सबों से जानना चाहते हैं कि क्या विकास का मतलब ये चाहते हैं कि लोग वहां मरे? विकास का आप ये मतलब चाहते हैं कि ज्यादा दुकानें बने? विकास का ये मतलब चाहते हैं कि वहां पे ज्यादा लोग घर बनाए, ज्यादा वोट मिले? अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि हर साल इंडिया में करीब 90 से 92 लाख लोग मरते हैं। विनय शुक्ला जी, 90 से विनय शुक्ला जी आप आ जाओ, यू आर सच अ हैंडसम फेलो, प्लीज कम ऑन वीडियो। 90 से 92 लाख लोग मरते हैं हर साल। और वल्चर 99.9% वल्चर हैज गॉन। अब इकोसिस्टम ऐसे काम करता है सर। इकोसिस्टम इज ए साइंस। इस पर कोई वोट नहीं मांगता, बट आने वाले समय में शायद हम ना रहे, आप भी ना रहे, लेकिन आने वाले समय में पोस्टेरिटी में हमको इतिहास नहीं बख्शेगा, इतिहास नहीं छोड़ेगा, बहुत गाली देगा सर हम लोगों को, अभिशाप देगा।
आप समझिए आयरनी क्या है। आयरनी ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी या किसी की रिपोर्ट की कमी है। मैं कभी अभी रिसर्च कर रहा था इस पे, तो देख रहा था जो सबसे पहले कमेटी थी, वहां के कमिश्नर थे एक मिश्रा जी, उन्होंने एक कमेटी अपने 1976 में रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कोई पेड़ मत काटिए, कोई यहां पे हैबिटेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा था कि बकरियों का चरान चुगान भी मत करिए। उन्होंने कहा कि बकरियों का चरान चुगान इज इक्विवेलेंट टू कटिंग डाउन ट्रीज। जो लोग भी थोड़ा सा जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानेंगे कि जो ग्रेजिंग है इज मोर हार्मफुल देन कटिंग अ ट्री। लेकिन कुछ सुनता थोड़ी है सर। रिपोर्ट तो सब इसलिए बनाई जाती है कि रिपोर्ट आर्काइव में रखा रहे। एक स्वपन मिता चौधरी का रिपोर्ट था 2006 का, डिसास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड का रिपोर्ट था 2012 का, रवि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट थी 2013 का, एसपी सत्येन पीयूष रौतेला का एक रिपोर्ट था 2022 का। कुछ नहीं होता इन चीजों पे, कुछ नहीं होता। कोर्ट्स हमारे इंडिफरेंट है सर। 1 जनवरी को, 23 जनवरी को ये हुआ, 10 जनवरी को कुछ लोग जोशीमठ के लोग कोर्ट में गए। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि सर हम लोगों के जान का खतरा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जा रही है, सड़क धंस रहा है, शहर धंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने जब वहां पे तपोवन विष्णुगढ़ का जब प्रोजेक्ट चल रहा था तो कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे। 5 लोग थे और 5 लोगों के ऊपर हाई कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया कि आप फालतू कोर्ट में आ गए, आप कोर्ट का समय नष्ट कर रहे। और नतीजा हुआ कि 200 से 250 लोग मर गए। उसके बाद ऋषिगंगा में बाढ़ आया और लोग मर गए। तो अभी पहाड़ों में जब तक आपके पास कैरिंग कैपेसिटी, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, इन चीजों का जब तक डेटा नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते आगे। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स है वो, मतलब आजकल तो गडकरी साहब की इतनी तारीफ हो रही है कि सड़क बना दिया, वो हाईवे बना दिया। कोई कहता है कि प्रियंका गांधी की गाल की तरह हाईवे बन गया और अब वहां पे सड़क बना देंगे। लालू यादव जी पहले कहते थे हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन सड़कों की वजह से 20% एलिफेंट इंडिया में कम हो गया। मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप आंख बंद करके डेवलपमेंट की बात मत करिए। आप इकोसिस्टम को पढ़िए, समझिए क्या इकोसिस्टम डिमांड कर रहा है, क्या पानी हमारे पास है, सड़क की आवश्यकता है। अगर है तो आप देखिए कैसे उस पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा समय ज्यादा हो रहा था, अभी इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं अब इसको यहाँ पे समाप्त करूंगा। जिनको भी कोई अगर प्रश्न पूछना हो प्रश्न पूछे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और इतनी ज्यादा डाटा और इतने ज्यादा, मतलब आपने जो एक एक पॉइंट को इतना विस्तृत, और हर बार हम लोग डर जाते हैं आपका सुन करके। लेकिन अच्छा, एक बात आपने और कही कि प्रधानमंत्री को खबर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में नियमित रूप से हमारा सब रिकॉर्डिंग जाता है, और इसका असर क्या हुआ है कि हमारे एक किसी ने दीपक कुमार, किसी का फोन आया और उसने दीपक कुमार ने हमें कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली में चर्चा हो रही है, सर आप मतलब बीजेपी का बिहार के लिए
आपको प्रतिनिधि बनाने की बात हो रही है, इतना दूर तक बात चला गया है। तो आपकी आवाज उनके पास, हर जितना भी आपने वेबिनार किया है और जितना भी हम लोग बाकी वेबिनार करेंगे, उन सब की आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रही है। और इम्प्लीमेंटेशन भी जब प्रधानमंत्री कुछ सुनेंगे तो उसको सुनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। और इसमें हमने अपने प्रयास तो जो किया ही है, ईश्वर का जो आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और अभी देखिए ISTD भी हम लोगों से जुड़ गया, DOPT भी हम लोगों से जुड़ा हुआ है, प्रीति मैम और कितने लीला राम, ये सब, और दिनेश उपाध्याय, ये सब हमारे मेंबर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के। तो एक दिन जरूर न जरूर हमारा ये ग्रुप और आपका ज्ञान बहुत ज्यादा लोगों को जगाएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। और विश्वास है, और कुछ तो हो रहा है, क्योंकि लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ जुड़ रहे हैं। एक 93 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने हमारे वेबिनार में जोड़ने के लिए हमको रिक्वेस्ट किया। वो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है और बहुत बड़े विद्वान हैं। हमने कहा सर आइए, आपका आशीर्वाद भी हम लेंगे, जैसे प्रसाद साहब का और ये चंद्रेश्वर खान साहब का, शारदा नंदी का भी इन लोगों का देते हैं, उस तरह से आपका आशीर्वाद भी लेंगे। तो ये जो आपका मेहनत है, तो ये उमाशंकर जी, वो बेकार नहीं जाएगा। तो आज हमारे, और ये गंगा शंकर चौबे जी भी आए हैं, कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। आपका क्या रिएक्शन है गंगा शंकर जी? आपको कुछ पूछना है? यू वांट टू आस्क? हाँ बोलिए चौबे साहब। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि सर ने जो मेन इशू बताया कि हम विकास तो करें लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, ये इनका मेन मुद्दा था आज। तो ये बिल्कुल हम लोग इससे सहमत हैं कि विकास तो जरूरी है। अब हम लोग जिस जगह पे हैं, जिस समय में हैं, हम विकास को छोड़ नहीं सकते, हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाने पड़ेंगे, लोगों को बिजली भी देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पूरा जो इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जाए और आंख बंद करके विकास न किया जाए। ये अच्छा लगा, ये पूरा वेबिनार मुझे बहुत पसंद आया। और अवश्य ही ये बात ख्याल रखना है, क्योंकि जो कैलामिटीज जो आज बार बार हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि सर ने जिक्र किया अभी 4 दिन पहले का, जो आपके यहाँ तिब्बत में, तो वहाँ पे जैसा कि उन्होंने कहा कि वो चाइना जो है वाटर को वेपन की तरह यूज कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इन्होंने 3 गॉर्जेस एक डैम बनाया हुआ है, और जिसके कारण धरती जो है 5 सेंटीमीटर खिसक चुकी है हमारे नॉर्थ और साउथ साइड से, नॉर्थ और साउथ पोल में। तो बिल्कुल ये जरूरी है, और इसमें केवल भारत को ही नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक साथ हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आज हम अपने को बचाएं और चाइना हमको वाटर को या अपने हथियार की तरह यूज करे, तो इसमें सभी को, हम लोग को वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है कि सारा विश्व एक परिवार है, हमें एक दूसरे सभी का सुरक्षा देखना है, और तभी हम विकास के सही जगह पे पहुंच पाएंगे। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बिल्कुल हम सहमत हैं उमाशंकर जी से कि ये होना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हर वेबिनार में आप आए और आप भी कुछ बोलें। बहुत अच्छा आपने बोला। अमृता अधिकारी, अमृता अधिकारी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आप आई थी, हैं या नहीं पता? अमृता अधिकारी फ्रॉम USA। हम यहाँ हैं, हम सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। अच्छा आप यहाँ हैं, आप बताइए कैसा लगा उमाशंकर, और आपका क्या रिएक्शन है? हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पापा के कहने पर ज्वाइन किए, क्योंकि हमको पता नहीं था। बट थैंक यू वेरी मच, आई हैव एंजॉयड द टॉक।
Thank you. Okay. We want one lecture also again, like past. No, once you have taken one your lecture, and this time again, if you have come here, so you want to listen you also. Amrita ma'am, thank you. Thank you, thank you, thank you. और किसी को कोई हम मुझे मैं बात शंकर बाबू मैं शंकर बाबू मैं आपसे सहमत हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो बेल्ट आपने जो चर्चा की है बहुत सही आपने चर्चा की है। डेवलपमेंट करना है लेकिन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को ख्याल करके रखना चाहिए। सिस्मिक बेल्ट है हिमालयन जोन सिस्मिक बेल्ट है। आप जानते हैं अब अभी भी अपग्रेड हो रहा है और कभी सबसाइड भी करता है। तो आप जो सीमट की चर्चा की है जो सबसिडेंस हुआ है वहाँ पर वो सिस्मिक के कारण हुआ था। वहाँ पर पॉपुलेशन भी एक प्रेशर हुआ, पॉपुलेशन से डेवलप किया जिसके कारण किया हुआ। तो वो तो कारण हिला नहीं, जैसे कि अभी तिब्बत में हुआ था वो पोर्शन नहीं हुआ था कि एक समय आएगा जो रिचर स्किल पर जाएगा वो एरिया। अभी हो या कल हो सकता है नॉर्थ बिहार में उस बेल्ट पे आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये इंटायर एरिया ये हिमालयन एरिया जो है तो सिस्मिक एरिया है। वहां पर जो अगर कोई ये भी काम करेंगे हाइड्रोलॉजिकल का अगर चर्चा करते हैं हाइड्रोलॉजिकल होना भी चाहिए तो वहां रुकना चाहिए। खास करके जहां पर देवस्थान है, देवस्थान एरिया में तो होना ही नहीं चाहिए। पॉपुलेशन का प्रेशर इतना रहता है उस एरिया में जो सब डेवलपमेंट होता है वो खराब होता है और आने वाले समय में ऐसा होता ही रहेगा क्योंकि जो समय बनता है लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं और जितने भी वृक्ष हैं जितने भी ट्री है इसको काटते हैं उसी की डेवलपमेंट करते हैं। अब वहाँ उसके बदले में कोई वृक्ष लगाए नहीं जाते हैं। अगर लगाएंगे तो छोटे वृक्ष रहेंगे, तो इसलिए काटना ही बेकार है और काट कर कोई काम करेंगे तो वो अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो। मेरा विचार है जो आपने कहा है बहुत अच्छा कहा है, डेवलपमेंट होना चाहिए उस पैमाने पर नहीं होना चाहिए जो अभी कर रहे हैं। मेरा विचार आपके सहमत है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रमन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज सईकात बाजू कनाडा से भी आ गए, सईकात बाजू के कनाडा से आ गए। मैं उनका भी राय सुनूंगा। सईकात बाजू बतले रमन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब कोई कंस्ट्रक्शन होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि 5000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी थोड़ा सा आप बंद कर ले क्योंकि आवाज आप म्यूट कर ले जी। कोई भी कंस्ट्रक्शन जब टाउन में होते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट कहाँ की जब उन्होंने परमिशन दिया और 5000 से ज्यादा उनके एस्टीमेट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गए और वो प्रॉब्लम का रूट प्रॉब्लम बन गए इसके। नंबर 1। नंबर 2 हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि चाइना के साथ वो काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखती है। तो जब ये डैम बनेंगे, ये डैम टूटेंगे, हमारा पूरा ईस्ट बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच कहाँ है? वो तो सोचती है कि इंडिया के लिए वो बहुत कुछ सोच रही है। आई थिंक कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही है जैसा कि आपने शेयर किया। जी मैं इस पे कह रहा हूँ शायद आप थोड़ा सा अपना म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है। मैंने एक लेक्चर दिया था कि चाइना इज वेपनाइजिंग रिवर्स। देखिए उस पे 40 डैम्स बन रहे हैं और एक तिब्बत से जब आ रहा है और वो यारलुंग सैंगपो रिवर है और एक यू टर्न लेता है। वो यू टर्न बहुत खतरनाक यू टर्न जहां पे वो डैम्स बन रहे हैं। देखिए आज आपको ये मानना पड़ेगा कि आप 3.9 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चाइना बहुत ऊपर है आपसे, साइज में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, हर चीज में। तो आपको अभी डिप्लोमेसी, चाहे वो किसी भी तरह की डिप्लोमेसी हो, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा अगर आपको चेंज करना पड़े तो भी कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी से लड़के नहीं रह सकते। आप
जहां पे अपने मोहल्ले में, अपने गांव में भी अगर पड़ोसी से लड़ते हैं तो दुखद होता है। आपके लिए दुखद होगा, उसके लिए भी दुखद। अब मैं नहीं कहते कौन उसमें जीतने वाला है। युद्ध हमेशा किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध होना नहीं चाहिए। अब इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? वो सुलझाने का एक ही तरीका है, वो है डिप्लोमेसी। बातचीत का रास्ता आपको खोलना पड़ेगा, गिव एंड टेक करना पड़ेगा। कुछ आप लेंगे, कुछ वो लेगा। आप कभी भी मतलब एक तरफ झुकता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, और वो भी उस देश के लिए जहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बट एनीवे, वो तो फॉरेन पॉलिसी का कभी इस पे बात की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि अभी दुर्भाग्य यह है कि हम सबों को, हम लोगों ने रिलीजन को भी वेपनाइज कर दिया है। रिलीजन को भी वेपनाइज कर दिया है। मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं मानता हूं। और इसकी वजह से क्या है कि अगर आप कहीं पर भी ये बात करिए कि चारधाम यात्रा के लिए उस सड़क की आवश्यकता थी क्या? पहले भी सड़क थी, ऐसा नहीं था कि सड़क नहीं था, सड़क था। और क्या 5 मीटर का सड़क पर्याप्त नहीं था? क्या आवश्यकता कि वो 10 साढ़े 10 मीटर की सड़क ये बने? क्या जरूरत थी कि आप 50,000 पेड़ ही काटें? क्या जरूरत थी वहां पे कि आप ब्लास्ट करके ही सड़क बनाए? इस आज साइंस का समय है रमन साहब। आप किसी भी जियोलॉजिस्ट को पता है कि डोलोमाइट और लाइम स्टोन का जो पहाड़ होता है, उसके जॉइंट्स बड़े कमजोर होते हैं। आप सुर्खी चूना जब पानी में डाल दीजिएगा तो फूलने लगता है। लाइमस्टोन वही होता है, डोलोमाइट वही होता है। तो ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा ना, और सोच के ही काम करना पड़ेगा। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन प्लांटेशन एंड अ फॉरेस्ट। आप 50,000 पेड़ काट के अगर कहते हैं कि मैंने 1 लाख पेड़ लगा दिया, अग्री। फॉरेस्ट 1000 साल में फॉरेस्ट बनता है सर। उसका पूरा इकोसिस्टम अलग होता है, पूरा उसमें इकोसिस्टम काम करता है। इकोसिस्टम के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट लेवल ट्रॉफिक लेवल होता है वो बनता है। ऐसा नहीं होता कि आप कह देंगे हमने प्लांटेशन कर दिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, आईएसएफआर रिपोर्ट कहते हैं, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उस कहते हैं कि हमारा ग्रीन कवर बढ़ गया है। अब मैं फॉरेस्टर हूं, मैंने पूरी अपनी नौकरी की है उसमें। जब मैं उसको देख रहा हूं तो 93,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट साफ हो गया है, और आप कहते हैं फॉरेस्ट बढ़ गया। फॉरेस्ट बढ़ा क्या है? आपने प्लांटेशन कर दिया है। प्लांटेशन करना इज नॉट फॉरेस्ट। पीपल आर मिस्टेकन अबाउट इट। फॉरेस्ट में वहां का सॉइल है, माइक्रोब्स है, वाइल्ड लाइफ है, वहां का हर्ब है, श्रब है, ट्री लाइन है, क्लाइंबर्स है, वाटर बॉडी है, सब है सर उसमें। इकलौता फॉरेस्ट प्लांटेशन से नहीं होता। अगर कोई प्लांटेशन कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। थैंक यू। अच्छा उमाशंकर जी, ये यदि मतलब चाइना बदमाशी कर रहा है, डैम बना रहा है, और आपने एक लेक्चर उस पर भी लिया है कि रिवर को वेपनाइज कर रहा है, तो प्रश्न ये है कि यदि हम लड़ नहीं सकते तो क्या मतलब उसके इस बदमाशी का जवाब और अपने शोभा ढंग से नहीं कर सकते? और जब दुष्ट आदमी के सामने शोभा या भिंटी का बिना न मानत जल जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बहन बिन हो न प्रीत। तो ये तो चाइना ऐसे मानेगा नहीं। तो क्या मतलब हम लोग का डिस्ट्रक्शन, आपने कहा कि कितना एरिया हम लोग का खत्म हो जाएगा यदि टूटा तो मतलब क्या उपाय हो सकता है? अरे सर, एक चीज बताइए उपाय। आप इंडियन फॉरेन सर्विस जो डिप्लोमेट्स हैं आपके, उसकी संख्या वर्ल्ड में, इंडिया में डिप्लोमेट बहुत कम है।
इनका नंबर ऑफ डिप्लोमेट जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हैं कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूएस बहुत कम है। अब क्यों नहीं बढ़ाते इनकी संख्या? डिप्लोमेसी तो एक रास्ता है ना, डिप्लोमेसी एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो डिप्लोमेसी से वो मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? चाइना अरे क्यों नहीं वो तो मानेगा? आप मान लीजिए अमिताभ जी, मैं पटना में आके लड़ नहीं सकता, पप्पू यादव से लड़ नहीं सकता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए किसी बड़े आदमी जो बहुत बड़ा डॉन है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई चाइना वैल्यू करने वाला नहीं है, तो मेरे पास क्या रास्ता बचता है? मैं उससे बात करूं, पॉलिसी में चेंज लाऊं, डिप्लोमेसी करूं, और क्या कर सकता मैं? ये कोई अगर कह रहा है कि हम चाइना को हरा देंगे, चाइना को जीत लेंगे, गलत फहमी में है। आजकल कोई भी लड़ाई 4 दिन, 5 दिन, 19 दिन नहीं चलता। आप देख लीजिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, आप देख लीजिए हमास और इजराइल की लड़ाई, अब सब वर्षों लड़ाई चलते हैं, बर्बाद हो जाएंगे सर हम लोग। अच्छा, कनाडा से ये ज्वाइन किए हैं सईकात बासु, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, ये हमारे काल शेट्टी साहब, यशदा के डायरेक्टर जनरल साहब भी आ गए हैं। सर आपको देखा नहीं हमने, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से हम लोग का हिम्मत बढ़ता है। काल शेट्टी साहब को प्रणाम। गंगा सागर जी, ये काल शेट्टी साहब यशदा के डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे बीच में आए हैं। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ नमस्कार, ये काल शेट्टी साहब को मेरा प्रणाम। काल शेट्टी साहब प्रणाम, आपका आशीर्वाद भी मिलता रहे। तो सईकात बासु, यू वांट टू से समथिंग? सईकात बासु, हाँ हाँ, सईकात बासु, मेरे आगे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल ले सकते हैं, उसके बाद मैं इस बात करूंगा, कोई बात नहीं। आई एम अवेलेबल नाउ। अच्छा, ओके ओके। काल शेट्टी साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब। सईकात बासु साहब को बोलने दीजिए। बासु साहब, अच्छा बासु साहब, अच्छा बासु साहब आप बोलिए। ठीक है, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। पहले तो न्यू ईयर के शुभकामनाएं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। वेरी वेरी मेनी हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। एंड अब बहुत दिनों के बाद आप लोग सभी लोगों से जुड़ने का ये मेरा बहुत आनंद है। और आज के टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है, और इसे लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू थिंक अबाउट फॉर द फ्यूचर। और जैसे उमाशंकर जी ने बड़ी सुंदरता के साथ हमारे उधर एस्टेब्लिश किया है कि डेफिनेटली डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा टूल है, और जो इंडिया को इसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो डिफरेंट है, उसके एरियाज भी बड़ा है, उसके रीच भी बड़ा है। और आज आप जानते हैं कि आज यूनाइटेड स्टेट्स से रशिया सभी चाइना से डर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगा अनबायस्ड, लाइक मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, फिर भी एक अनबायस्ड बात करूंगा। ये है कि जब रशिया थ्रेट करता है कि मैं यूएसए को उड़ा दूंगा या मेरे मिसाइल तेरे घर तक पहुंच सकता है, दिस इज अ रियल सीरियस थ्रेट। लेकिन जब चाइना कहता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हैन कर दूंगा, तन कर दूंगा, तो आप जानिए कि इसके पीछे बहुत बड़ा झूठ भी है। चाइना के जो जीडीपी है, आप आज तक बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो स्टडी कर रहे हैं कि चाइना का इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है। उसके इकोनॉमी के एक बहुत बड़ा पार्ट था उसके क्या कहते हैं रियल एस्टेट बिजनेस, जो हाउस कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, चाइना तो कंस्ट्रक्शन में अच्छा है ही। तो इसी के कारण अभी उस बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है ऑल ओवर चाइना, और इतना बड़ा घाटा हुआ है कि चाइना बहुत सारे कंट्रीज के साथ बहुत सारे सेक्टर्स में वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका वो इकोनॉमिक माइट नहीं रहा। फिर भी अगर आप ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ चाइना को देखिएगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये यूएस को टेक ओवर करने वाला है। ऐसा है नहीं, ये एक बहुत ही झूठी
बात बताने वाला, फॉल्स डेटा देने वाला एक चैंपियन कंट्री है। ये एक कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होते हैं, इन लोगों का ये एक लाइक रवैया होते रहते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया थ्रेड्स जगह करता है ना, ये कर दूंगा, उधर पहुंचा दूंगा, इधर भेज दूंगा, इसमें बहुत सारे लाइज है। ये एक उसका एक क्या कहते हैं, ये भी एक तरह का सेफ गार्ड या टूल या ओपिनियन कह सकते हैं, जिसे वो दिखा के, आंख दिखा के सभी जगह कहता है कि यू कैन नॉट टच मी, यू कैन नॉट टच मी, यू कैन नॉट टच मी। देखिए कुछ देर पहले भी ये गलवान से लेकर, सिक्किम से लेकर, अरुणाचल प्रदेश में लेकर बहुत बहुत जगह पर चाइना ने गड़बड़ करने की बहुत कोशिश की। एवरी टाइम दे ट्राई एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऐसा वो क्यों कर रहा है? लाइक एक कंट्री जो इकोनॉमिकली इवॉल्व कर रहा है, जिसके ग्लोबल रोल प्ले कर रहा है, वो दूसरे कंट्रीज, ये सिर्फ इंडिया के साथ उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे कंट्रीज के साथ 36 आंकड़े हैं। वो फिलीपींस हो या इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, हर किसी के साथ जापान का कॉन्फ्लिक्ट है। जापान के साउथ चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा क्यों है? अगर अब थोड़ा क्लोजली देखिएगा चाइना के पॉलिटिक्स में, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हुआ जब शी जिनपिंग उसके प्रेसिडेंट बने। अब शी जिनपिंग अपने आप को वो माओ से तुंग से भी ज्यादा बड़ा लीडर समझते हैं, लेकिन क्या हुआ कि चाइना में इतने साल उसके आर्मी कमांडर्स वगैरह, उसमें करप्शन भरा पड़ा है कंट्री में, टॉप टू नीचे तक। जैसे हम कहते हैं इंडिया में करप्शन, उससे 20 गुना ज्यादा करप्शन चाइना में है। ये लोग ये करप्शन करने दिया था एक वन टाइम। देयर वाज अ टाइम व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये जब चाइना का इकोनॉमी ओपन हुआ, जब वो रीस्टेबलाइज हुआ, जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन गए, इतने पैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के पास आने लगे। वो देखा कि अगर आर्मी के लोगों को हम पैसे नहीं दिए तो कुछ देर बाद ये हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो शी जिंग के पहले और भी जितने चाइनीज लीडर्स थे, ये लोग दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ कॉम्प्रोमाइज विद द पीएलओ, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज कमांडर्स, इन सभी के साथ इन लोगों के एक सख्यता रहता था कि इसे हम भी खाए, उसे भी खाने थे। मतलब ये जो आर्मी का डील्स होते हैं, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया, इजराइल से खरीदे, रशिया से खरीदे, इस जो डील्स होता था, इन डील्स में ये लोग पैसे इन साइड में मिलते थे। और ये चाइनीज जनरल्स बड़ा पावरफुल थे। हर जो लीडर चाइना में आया माओ से तुंग के बाद, दे ऑलवेज हैड टू मेक सम कॉम्प्रोमाइज विद दिस चाइनीज जनरल्स एंड स्टफ, कि हम हमारा तख्ता ये पलट न दे। क्योंकि अगर चाइना का 10 कमांड है, 10 कमांड का एक कमांडर उस कमांड का एम्पायर बना चुका है। मतलब उसका बिजनेस से लेकर, भड़ के लेकर, मैं कनाडा में दिखता हूँ, जो चाइनीज लड़के इधर पढ़ते हैं, चाइनीज लड़की जो पढ़ने आते हैं, अगर आप डीपली उसको फॉलो कीजिएगा, ये लोग तो बड़ा चालाक है। अगर आप उसे पूछिएगा तो ये नाटक करेगा कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। इन लोगों को भरपूर अंग्रेजी समझ में आता है, लेकिन वो नौटंकी करता है क्योंकि उसे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। लोग उसे सस्पिशन के नजर से नहीं देखते। अगर क्लोजली देखोगे तो देखोगे जो लोग इधर स्कॉलरशिप लेकर वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे हैं, ये सारे मिलिट्री फैमिली से है। इसके मामा, दादा, नाना, परचाचा जो भी है, कोई ना कोई चाइनीज आर्मी में रह चुका है। और ये भी अभी उसके ऊपर सस्पिशन है कि ये चाइनीज आर्मी का एम्प्लॉय भी है। मतलब वो एम्प्लॉय को ही इधर प्रोमोट कर रहा है एज अ रिसर्चर वगैरह वगैरह, बाहर के कंट्री से उसके टेक्नोलॉजी चुरा के लाना वगैरह वगैरह, ये सब ये लोग करते चलते हैं। लेकिन ये शी जिनपिंग के टाइम पे आकर अभी उसका एक स्टेलमेट हो गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी उसके बहुत सारे अगेंस्ट लोग हैं, और चाइनीज आर्मी में भी उसके अगेंस्ट खिलाफ खड़े होने वाले बहुत सारे बंदे हैं जो उसे पसंद नहीं करता है। वो क्या किया, चाइना का तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो ट्राइब्यूनल है उसमें वो अपने लॉज चेंज करके अपने आप को एकदम सुपर पावरफुल इंडिविजुअल बना लिया है, जिसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही टच नहीं कर सकता है। लेकिन जब अपना इतना बड़े हो जाते हो, देन यू आर ऑलवेज रनिंग अ रिस्क ऑफ क्रिएटिंग रिजनमेंट्स इन द कंट्री। शी जिनपिंग को लेकर चाइनीज पॉपुलेशन में, चाइनीज आर्मी में बहुत रिजनमेंट है। लोगों में भड़क के गुस्से भरे पड़े हैं। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ही सिस्टमेटिकली उसके अगेंस्ट जो भी खड़ा होता है वो वैनिश कर देता है। कोई कहता है कि ये शायद इसे कहीं डिटेन कर रहा है, मेरे मानना है शायद ये जान से भी मार देता है। आपको अगर पता होगा, आप देखिएगा कि लास्ट 3 to 4 इयर्स के अंदर जितने भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी थे, सारे के सारे वैनिश हो गए। मतलब आज जिसे दिखने को मिल रहा है उसे कल नहीं दिखने को मिल रहा है।
तो इसी के कारण चाइना में उसके खिलाफ इतना भड़स, इतना आग, इतना एंटी शी जिनपिंग सेंटिमेंट्स है, ही इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग बॉम्ब, कि चाइना में एक इंटरनल रेवोल्यूशन होने की चांसेस है और उसके आर्मी वेरी मच अगेंस्ट शी जिनपिंग है। कभी कभी उसने एक बात कहा था कि हमारे चाइनीज आर्मी इतना बढ़ गया है, वी हैव टू रिड्यूस द नंबर एंड इंक्रीज द टेक्नोलॉजी। आज के जमाने अब आपको पता है कि कंप्यूटराइज्ड वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के कारण इतने पावरफुल हो चुके हैं, इतने आर्मी ग्राउंड लेवल में नहीं रखना है। उसका एक भी कारण ये भी है कि वो खुद चाइनीज आर्मी को वीक करना चाहता है अपना पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। तो एक बंदा जो इकोनॉमिकली फेल कर रहा है, एक बंदा जिसे पॉलिटिकली हर किसी दूसरे कमिटी मेंबर से उसका डिफरेंसेस बढ़ रहा है, लोगों में उसके खिलाफ एंगर बढ़ रहा है, आर्मी के साथ जिसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्या करेगा? उसके लिए द लो हैंगिंग फ्रूट है कि आसपास के देश के साथ वो कोई ना कोई झड़प करने की स्टार्ट कर दे। साउथ चाइना सी में गड़बड़ करा दे, फिलीपींस में, इंडोनेशिया के साथ, इंडिया के साथ, मलेशिया के साथ वगैरह वगैरह, जहां पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो क्रिएट करेगा। इससे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जनरल्स है वो उधर बिजी हो जाएंगे, जो इंटेलिजेंस के आदमी है वो उसे इन्फॉर्म कर पाएगा, और जो पब्लिक है चाइना के उसे एक स्यूडो नेशनलिज्म के फोर्स करके कि इंडिया हमारे बॉर्डर पे ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारे एनिमी है, फिलीपींस हमारा एनिमी है, अमेरिका हमारा एनिमी है, एवरीवन इज देयर एनिमी एंड ही इज देयर ओनली फ्रेंड। ऐसा एक उसका क्या कहते हैं शतरंज की खिलाड़ी वो बन चुका है। ऐसे खिलाड़ी होने के कारण ही वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वो करता है, वो उसे पता है कि आज के इंडिया 1962 नेहरू जमाना का इंडिया नहीं है। चाइना इंडिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशनल वॉर में, कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली इंडिया को तंग करते रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया के एक इनहेरेंट वीकनेस है। और वीकनेस क्या? कि हम में यूनिटी नहीं है। देखिए हर दूसरे कंट्री, आज ट्रंप अपने पोजीशन में आ रहा है, व्हेन ही इज टेकिंग ओवर द पोजीशन, द हो, अभी बाइडेन उसके खिलाफ दो बात कर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दो आदमी ट्रंप के खिलाफ कुछ कह रहा है, वेदर ट्रंप इज गुड और ट्रंप इज बैड, वंस ट्रंप कम्स टू पोजीशन, whatever Trump says is the word of God. The whole United States is going to follow that. वो अपने इंटरनल झूठ फूट वो अपने क्या कहते हैं कांग्रेस में या सेनेट में या ऐसे इधर बात करते रहेगा, लेकिन whatever Trump decides is the final decision. और अब तो उसके हर हाउस में रिपब्लिकन्स का बड़बोलती बढ़ गया है, they have received the higher number and stuff, so उसको कोई भी रूल पास आउट करने के लिए किसी मुख्तलिफ नहीं रहना पड़ेगा। इसी के कारण people, these countries can take strong decisions. इंडिया के क्या है, हमारे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, बहुत अच्छा है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहना जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट के साथ ये जो हमारे ऑपोजिशन से, एवरीवन इज वेरी ग्रीडी, एवरीवन वांट्स टू होल्ड एंड गेट टू द चेयर, लेकिन चेयर में बैठ के इंडिया को किस तरफ ले जाना है दे डोंट नो। बट एट द सेम टाइम ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड, मैं कहता हूं कि इंडिया को पॉलिटिकल टाइम, नेशनल पॉलिटिकल टाइम इज वेस्टेड 60% इन फाइट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड देयर ऑपोजिशन। ये तूने ये किया, मैंने ये किया, तू मैं, तू मैं। Even the prime minister and the highest forms of administration has to pay a very significant attention, नहीं तो आपका गद्दी टल जाएगा। आपको पता नहीं आपका कौन सा एलाई कल आपको पिन लगा देगा कि आपके गवर्नमेंट गिर जाए। तो ये फोकस, दिस 60% फोकस ऑन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेज, ये आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है। दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन कीपिंग अ प्रॉपर आई ऑन द ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हालांकि हम ये जरूर मानते हैं कि लास्ट 20 इयर्स में इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ये एक इंटरेंट वीकनेस है। मिस्टर बासु, एक दिन जितना बढ़िया आप बोल रहे हैं, ये सब हम लोग एक दिन आपका अकेला लेक्चर सुनेंगे। डॉक्टर उमा शंकर जी को एक अपना अपॉइंटमेंट है, तो ही वांट्स टू गो, तो एक लेक्चर हम रखेंगे, प्लीज गिव अस टाइम। और उमा शंकर आपका भी एक लेक्चर सुनेंगे हम लोग। अभी ये पूरा नहीं हुआ था और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन था, और अभी बहुत बड़े बड़े विद्वान है, उमेश जोशी हैं और कानवी है, कानवी पंजाब से, कानवी पंजाब, व्हाट यू वांट टू से?
कानवी पंजाब, कानवी यू वांट टू से समथिंग? तो कानवी चली गई है पता नहीं, लेकिन आज जो आई है विद्यानाथ झा जी हैं और सब ये अमित रंजन हैं, अभी बहुत लोग हैं, मणिशंकर झा आए हैं, सब लोगों से बुलवाना चाहते थे, लेकिन हमारे उमा शंकर जी के पास समय कम है और समय भी 8:34 हो गया है। तो मैं खाली चंद्रेश्वर खान साहब का, अखौरी साहब का भी सुनना था, लेकिन अभी हम खाली चंद्रेश्वर खान साहब का अमृतबाणी सुनेंगे। 2 लाइन खाली बोल दीजिए, बिकॉज उनके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं उमा शंकर जी के पास, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो समय का और मतलब ये मतलब अर्जेंसी देखते हुए मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 अमृतबाणी बोल दें, उन्होंने ही शुरू कराया और उसके बाद फिर हम लोग फिर कल मिलेंगे। कल आनंद भी, अच्छा आनंद ये भी साहब हैं जो कल ISTD का प्रोग्राम कराएंगे। कल का दिन और भी इम्पोर्टेंट है कि ISTD के हाईएस्ट अथॉरिटी ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस बताने के लिए आ रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और वो ISTD सर्टिफिकेट देगा उन लोगों को जिसका हमने कोर्स मैंने 2 साल का कोर्स किया है। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है, भगवान का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो चंद्रेश्वर खान की साहब की अमृतबाणी, चंद्रेश्वर खान आप जी, बस जी। 2 लाइन उमा शंकर जी बहुत जल्दी में हैं, उनके घर लोग आ गए हैं। बिल्कुल 2 लाइन। आज जरूरत है कि उमा और शंकर को उसके शुद्ध रूप में बचाया जाए। हमारे शिव जहां निवास करते आए थे, वो आलय हिमालय यदि खतरे में है, और जो चेतावनी उन्होंने दी है, देश के एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इसको समझें। और हम हृदय की अंतरतम की गहराई से उमा शंकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने सीधे तत्वों से जुड़े हुए हैं, इसको आप बढ़ाते रहें। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। और आपने जो अध्ययन किया है इसका फायदा मानवता को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और सभी विद्वानों से प्रार्थना है मेरा कि कल जरूर आए। अमृता अधिकारी, यू शुड ऑल्सो कम टुमारो बिकॉज दे विल बी टेलिंग यू दैट why training is important, and this ISTD is very renowned or very means reputed organization of training and development। उसका डिप्लोमा हमने लिया है, तो कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा। कल हम लोग फिर नए उत्साह से मिलेंगे। उमा शंकर जी को भी बोलेंगे, विद्यानाथ झा भी आएंगे और सबको ही, अमित रंजन जी, जोशी जी तो जरूर रहेंगे। आज उनका बोले सुन नहीं पाए हम लोग। कल रविवार है, कल हम लोग सुनेंगे। सभी को प्रणाम। गणेश जी भी आए थे, उनकी भी बात नहीं सुन पाए, तो कल हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद।